जेएस एजुकेशन पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। इसके अंतर्गत जो भी मुख्य बातें हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन और उनका परिचय जान लेते हैं। देखिए, मुख्य विचार या कोर कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहला पॉइंट है इनका, साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत। यानी कि साक्षरता को उन्होंने बताया है ये शिक्षा का शुरुआत भी नहीं है और शिक्षा का अंत भी नहीं है। साक्षरता केवल एक जो है बेसिक शुरुआत है, इसे शिक्षा का अंत या शुरुआत नहीं कह सकते। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी के अनुसार। अगला पॉइंट क्या आता है, शिक्षा मनुष्य के भीतर छिपे सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर लाने की प्रक्रिया है। जो मनुष्य के अंदर गुण हैं, हर किसी मनुष्य के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, उन गुणों को बाहर लाने के लिए जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। यह महात्मा गांधी का कहना था। यह केवल बौद्धिक नहीं बल्कि शारीरिक और आत्मिक विकास पर भी जो है काम करती है। शिक्षा, जो महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन था, उनके विचार थे, उनके अनुसार शिक्षा जो है केवल बौद्धिक नहीं होती, केवल बुद्धि का विकास नहीं, उससे शारीरिक और आत्मिक विकास यानी कि संपूर्ण विकास जो है शिक्षा करती है। इनकी जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, इन्होंने प्रमुख टर्म दी है। एक हरिजन टर्म दी थी इन्होंने 1937 में। गांधी जी ने हरिजन का शब्द का क्या मतलब था, हरिजन शब्द वो उनका कहने का मतलब ये था, हमारे समाज में उस समय पर जब 1937 का दौर था, अंग्रेजों का दौर था, तो छुआछूत, ऊंच नीच और जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस था। यानी कि गरीबी अमीरी और नीची जाति ऊंची जाति का बहुत जो है कॉन्सेप्ट विकसित था, जिस कारण से भारत में एकता लानी यानी भारत के लोगों को एक करना मुश्किल हो रहा था। तो गांधी जी ने उन लोगों को जो पिछड़े थे या जो नीची जाति के थे या जो जिन्हें जो है लोग जो है तुच्छ भावना से देखते थे, तो गांधी जी ने कहा कि वो भी जो है हरिजन है, यानी कि हरि से उत्पन्न हुए लोग हैं और आप भी हरि से उत्पन्न हुए लोग हो, तो सब आप क्या हुए, एक ही हुए, एक ही ब्रह्म की संतान हुए। तो गांधी जी का जो है हरिजन का शब्द यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और गांधी जी का जो मुख्य कथन है शिक्षा के बारे में, गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही है। यानी शिक्षा से जो महात्मा गांधी की सारी बातें कॉन्सेप्ट से निकल कर आते हैं। महात्मा गांधी कहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, या शिक्षा वो उसे मानते थे जो मनुष्य या बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सारे जो ज्ञान है, उनके जो सारा गुण है, उन गुणों का सर्वांगीण विकास करके जो है बाहर लाए, उनका सर्वांगीण विकास करे। शरीर का, मन का, चरित्र का, आत्मा का, सबका सर्वांगीण विकास हो और मनुष्य को जो है एक अच्छा मनुष्य बनाया जा सके। तो ये जो है शिक्षा से उनका जो है यहाँ पर आशय था, या वो शिक्षा को इस तरीके से मानते थे कि इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ से परीक्षा उपयोगी जो बातें बन के आती हैं, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दर्शन का आधार सत्य, अहिंसा और सर्वोदय है। यानी कि वो दर्शन, इनके दर्शन का क्या आधार था, सत्य, यानी कि वो सत्य पर विश्वास करते थे, अहिंसावादी थे वो, और सर्वोदय का मतलब यानी सर्वोदय सबका साथ, सबका विकास, यानी कि सबको एक साथ मिलकर, सबका जो है गरीबी से, गुलामी से या किसी भी तरीके की जो भी उनके अंदर परेशानियां थी, सबका विकास एक साथ होना चाहिए, वो सर्वोदय दर्शन में उनका आता। उनके दर्शन का नाम भी इसलिए सर्वोदय दर्शन पड़ा। आलोचना क्या करते थे वो, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को उन्होंने विदेशी और जड़विहीन माना है। और स्रोत क्या है, उनके विचार जो है हरिजन पत्रिका के लेख में विकसित होते थे। यानी जो हरिजन पत्रिका जो है गांधी जी के ने जो है अपने विचार उसमें व्यक्त किए हैं, तो हरिजन पत्रिका के माध्यम से ये विचार उनके निकल के आए हैं। अगला जो है अब देखते हैं। देखिए, गांधी जी का जो मुख्य बात थी वो था उनका 3H का सिद्धांत, यानी कि द 3H मॉडल पर हम बात करते हैं। देखिए, मुख्य बात क्या थी, गांधी जी ने 3R, यानी 3R का क्या मतलब, 3R हुए आपके, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक को अपर्याप्त माना है। उन्होंने शिक्षा में 3H का समन्वय किया है, यानी कि 3H के समन्वय पर उन्होंने जो है जोर दिया। 3H से क्या मतलब हुआ, पहले H का मतलब हुआ हेड, यानी कि मस्तिष्क, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो है जरूरी होती है शिक्षा। और दूसरी बात क्या कही है उन्होंने,
हैंड यानी कि क्रियात्मक कौशल विकास यानी कि श्रम पर उन्होंने जो है बहुत जोर दिया है। और तीसरे एच का मतलब क्या हुआ, हृदय यानी कि हार्ट, आध्यात्मिक और नैतिक विकास की यहां पर उन्होंने वकालत की है। तो उन्होंने 3R को रिप्लेस किया 3H से। 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, और 3H का मतलब हुआ हेड, हैंड और हार्ट। यानी कि हेड का मतलब बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, हैंड का मतलब क्रियात्मक और कौशल विकास भी होना चाहिए बच्चे का, और हार्ट का मतलब आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी होना चाहिए। अब यहां से परीक्षा उपयोगी जो बातें निकल कर आती हैं उन्हें देख लेते हैं। प्रश्न बन सकता है आपका, गांधी जी ने 3R के स्थान पर किस पर बल दिया है, तो 3H पर उन्होंने बल दिया। यह आधुनिक शिक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक यानी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के पक्षों को के समान है। यानी कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहती है वही जो है महात्मा गांधी भी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या हुआ इनका, जो पूरी बात निकल कर आती है इनकी शिक्षा व्यवस्था की, उद्देश्य जो मुख्य हुआ वो हुआ संपूर्ण मनुष्य यानी कि मनुष्य का होल डेवलपमेंट, यानी मनुष्य के अंदर संपूर्ण मनुष्य का विकास करना जो है इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अब आती है वर्धा योजना। वर्धा योजना भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937, मुख्य विचार क्या था, मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती समारोह के दौरान आयोजित हुआ था ये। और इसकी जो दिनांक थी वो थी 22 से 23 अक्टूबर 1937 में जो है ये आयोजित किया गया। और स्थान क्या था, वर्धा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में से जो है आयोजित किया गया था वर्धा नाम की जगह पर। इसकी जो प्रमुख बात थी तो यहां से जाकिर हुसैन समिति 1938 में जो है गठित की गई। सम्मेलन के बाद पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। और रिपोर्ट का शीर्षक था बेसिक नेशनल एजुकेशन, यानी कि यहां पर जो है वर्धा सम्मेलन के तहत जो है शिक्षा की जो है यहां से नींव डली बेसिक शिक्षा की। और जो वर्धा योजना के नाम से, नई तालीम के नाम से जो शिक्षा जानी गई, यहाँ पर एक समिति की जो बात की गई उसके अध्यक्ष जो थे जाकिर हुसैन बनाए गए, जो 1938 में वो समिति गठित हुई। और इसमें जो है मुख्य बात क्या थी, इसकी जो मुख्य बातें थी वो है इस वर्धा योजना को जो है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा भी कहा गया। और प्रमुख सदस्य क्या थे, विनोबा भावे, काका कालेकर और जेसी कुमारप्पा। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शिक्षा का भारतीय विकल्प प्रस्तुत करना। और जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय दृष्टिकोण से वो था संपूर्ण मनुष्य का विकास करना या डेवलपमेंट करना। ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन का यहाँ पर उद्देश्य निकल कर आता है, यानी कि बेसिक पॉइंट। अब नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना क्या थी उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य विचार, यह शिक्षा जीवन के लिए और जीवन के द्वारा है, यानी कि यहां से देखिए बहुत गहरी लाइन है यहाँ पर, एजुकेशन फॉर लाइफ थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो जीवन जीने के लिए होनी चाहिए। और जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो भी जो हम जीवन जी रहे हैं उसके द्वारा ही जीवन को व्यतीत करते करते ही हमें प्राप्त करनी चाहिए। यानी हमारे अनुभवों से, हमारी क्रियाओं से हमें जो है ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और हर हमारे अनुभव और हमारी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए या वो हमारी शिक्षा ऐसी हो कि जो हमारे जीवन को जीने के लिए आगे के लिए जो है कामयाब हो। तो ये जो थी मुख्य विचारधारा थी नई तालीम की, यह विदेशी मॉडल पर नहीं थी, भारतीय ग्रामीण परिवेश पर आधारित थी। जो मुख्य बात है यहाँ पर, जो विदेशी मॉडल चल रहा था अंग्रेजों का अब तक, उस पर आधारित ना होकर भारतीय जो जरूरतें थी, भारतीय ग्रामीण परिवेश की जो मुख्य जरूरतें थी तो उन पर आधारित ये शिक्षा व्यवस्था थी। अगली जो बात आती है वो आती है आपकी वर्धा योजना के जो प्रमुख प्रस्ताव थे, यानी वर्धा योजना की जो प्रमुख बातें थी उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात है आपकी 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। इस योजना के तहत बच्चों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद जो है शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होगा और शिक्षा हस्तशिल्प यानी क्राफ्ट केंद्रित होगी। देखिए सबसे मुख्य जो ये प्रस्ताव रखे गए थे, क्यों रखे गए थे, उस समय पर देश जो था गुलाम था, लोगों के ऊपर 2 वक्त का खाने का खाना के लिए रोटी नहीं थी। बच्चों को पढ़ाने की बजाय बच्चों से वो काम करवाते थे, जब जाके जो है खाना मिलता था, इसलिए स्कूल नहीं भेज पाते थे। तो गांधी जी ने इसे निःशुल्क बनाया जिससे कि बच्चे आए। अब निःशुल्क होने के बावजूद भी बच्चों को जो है पढ़ने के लिए फिर भी लोग नहीं भेज रहे थे, क्योंकि वो उनसे मजदूरी करवाते थे अपने बच्चों से अपना गुजारा भत्ता करने के। तो उन्होंने जो है यहाँ पर क्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प शिक्षा लाई, जिससे कि रोजगारी का जो है बेरोजगारी का भी थोड़ा
दूर हो, उससे जो पैसे मिले तो उससे ही जो है उनके खाने पीने का, और जो थोड़ा वो धन मिले तो उससे जो है वो उनके घर का जो है खर्च चल सके। और माध्यम रखा है इसका लोकल यानी कि मातृभाषा। परीक्षा उपयोगी विश्लेषण क्या है? स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन यानी कि लोगों को इस तरीके से तैयार किया गया है कि लोग जो है अपने खर्च लाग जो है पैसा कमा सकें, अपने खर्च लाग जो है अपनी जरूरतों के लिए, खाने के लिए, अपने कपड़ों के लायक कपड़े, या अपने खाने की जरूरी जो बेसिक चीजें हैं उनका जो खाना के लिए जो है यहाँ पर पैसे कमाए। और शिक्षकों के वेतन और जरूरी जो कोई संस्थाएं हैं, संस्था की जो जरूरतें हैं उनका जो है वहां से निकासी होती रहे। अंग्रेजी का जो है प्राथमिक स्तर पर कोई स्थान नहीं दिया गया है शिक्षा व्यवस्था में। और यह योजना ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण का सही साधन जो है यहाँ पर करने के लिए लाए थे। यानी ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्जागरण के लिए जो है ये शिक्षा व्यवस्था आई थी। अब इसमें आगे देख लेते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, उस पर नजर डाल लेते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिवेश पर आधारित था। जो उस समय की स्थानीय आवश्यकताएं थी, जो परिवेश, जैसा परिवेश था, जो उस समय की जरूरतें थी, तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया। जैसे कि उस समय बेरोजगारी की बहुत मतलब कि पैसे की बहुत जरूरत थी, खाने पीने की बहुत जरूरत मतलब की समस्या थी। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है क्राफ्ट को या हस्त जो कारीगरी थी, या आप कह सकते हैं कौशल विकास जैसी योजनाओं को जो है वहां पर जो है प्रमोट किया गया, ताकि पाठ्यक्रम में उन चीजों का स्थान रखा गया। सह शिक्षा कक्षा 5 तक मान्य थी, यानी कि जो को एजुकेशन थी, लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाने का काम, वो कक्षा 5 तक ही मान्य की गई। और विषय संरचना क्या थी, मुख्य बात यहां पर देख लेते हैं। आधारभूत शिल्प, कताई, बुनाई, कृषि, बढ़ईगिरी, यानी कि अधिकतर जो है शिल्प, कताई, बुनाई, मतलब जो कि एक तरीके से रोजगार प्राप्त करने वाली शिक्षा पर जो है ध्यान दिया गया है। मातृभाषा जो है हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदी और उर्दू जो है मेन भाषा थी पढ़ाई लिखाई की। व्यवहारिक गणित, नाप तोल, हिसाब किताब जो है यहाँ तक सिखाया गया। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों को शामिल किया गया। परीक्षा उपयोगी विश्लेषण में देख लेते हैं। धर्म की प्रत्यक्ष शिक्षा पाठ्यक्रम में नहीं थी, लेकिन नैतिक आचरण पर बहुत जोर दिया गया। चारित्रिक और नैतिक आचरण पर जो है जोर दिया गया, लेकिन धार्मिक शिक्षा का कोई विशेष प्रावधान या कोई जोर नहीं था। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विकल्प था, और यहाँ पर अवधि थी 7 वर्ष बेसिक, पूर्व बेसिक और उत्तर बेसिक। ये जो थी इनके जो था शिक्षा व्यवस्था का एक ढांचा था मोटा मोटा। आगे देख लेते हैं, आगे जो आता है शिक्षण विधियां या समवाय विधि क्या थी इनकी, तो यहां पर देखते हैं, इस विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। विषय को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ज्ञान को एक अखंड इकाई मानना चाहिए, करके सीखने पर मुख्य आधार था। तीनों बातें, 3 मुख्य विचार थे। प्रत्येक विषय को किसी अलग अलग करके ना पढ़ा के एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ाया जाए, और पूरे ज्ञान को जो है एक जो है सभी विषयों के ज्ञान को एक अखंड ज्ञान मान के बच्चों को सिखाया जाए, यानी कि एक विषय से दूसरा विषय जोड़कर सिखाया जाए। और अधिकतर जो है करके जो है सीखना था, यानी कि करके जो है बच्चों को सीखना था। रटंती विद्या का उन्होंने विरोध किया था। जो इसका सिद्धांत था, समवाय जो सिद्धांत का उदाहरण मिलता है, जैसे मान लीजिए कपास की खेती है, कपास के बारे में हम बता रहे हैं, तो कपास से संबंधित भूगोल विषय में मिट्टी और जलवायु को पढ़ाएंगे, और गणित में क्या पढ़ाएंगे, सूत की लंबाई और नाप के बारे में पढ़ा देंगे, और इतिहास में क्या पढ़ाएंगे, कपड़े का इतिहास बताएंगे कि कपड़े का इतिहास क्या रहा है। तो ये तीनों विषय कवर हो गए कपास के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। अब यहां से परीक्षा उपयोगी क्या बात निकल के आती है, यह हार्वर्ड की सह संबंध विधि से मिलती जुलती है, लेकिन अधिक व्यावहारिक है। यह रटंती विद्या का अंत करती है। यह विधि तकली जैसे उपकरणों के माध्यम से ज्ञान देती है। तो ये जो है यहां से कुछ बातें निकल कर आई हैं। इसके बाद जो है अगली बात देखते हैं। देखिए, गांधीवादी दर्शन का संश्लेषण यहां देख लेते हैं हम। सबसे पहले मुख्य विचार क्या था इनका, गांधी जी किसी एक बात यानी कि इज्म में बंधे हुए नहीं थे, यानी कि वो उन्हें नहीं कह सकते कि वो आदर्शवादी थे या प्रकृतिवादी थे, प्रयोजनवादी थे, यथार्थवादी थे, यानी कि उन्हें कोई एक जो है किसी एक दर्शन का जो है वो बंधे हुए नहीं थे। उनका दर्शन था जीवन दर्शन, या पुस्तकीय दर्शन नहीं था, यानी कि वो पुस्तक का विरोध करते थे। वे केवल मानते थे कि जीवन का दर्शन, यानी कि जो जीवन में अनुभव है, जीवन से जो शिक्षा मिली है, उसे ही वो दर्शन मानते थे। तो उनके जो दर्शन है, जो मुख्य रूप से 3 दर्शनों को जो वो मानते थे, या 3 दर्शनों की झलक मिलती है। सबसे पहले आदर्शवादी थे वो,
आदर्शवादी का मतलब उनके उद्देश्यों में दिखाई देते हैं सत्य, ईश्वर और अहिंसा। जो आदर्शवाद के अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य झलकते हैं। प्रकृतिवादी थे, शिक्षण परिवेश में जो है प्रकृति के सानिध्य में होना चाहिए, कृत्रिम वातावरण का वो विरोध करते थे। अब प्रयोजनवादी थे, सीधा सीधा शिक्षण विधियों में क्रियाशीलता, अनुभव और प्रयोग की वो बात करते थे, यानी कि अधिकतर क्राफ्ट शिक्षा में हर चीज में जो क्रियाशील रहना चाहिए बच्चा, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और प्रयोग जो है करके होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका आता है परीक्षा उपयोगी विश्लेषण। यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी विश्लेषण में देखते हैं उद्देश्यों की दृष्टि से गांधी जी क्या थे। तो उद्देश्य की दृष्टि से गांधी जी आदर्शवादी थे और शिक्षण विधियों की दृष्टि से गांधी जी क्या थे, प्रयोजनवादी थे, यानी कि वो करके सीखना और क्रियाशीलता, अनुभव, प्रयोग पर बात करते थे, वो प्रयोजनवादी भी यहाँ पर झलक मिलती है। आदर्शवादी थे उद्देश्यों की दृष्टि से, और उसके अलावा वो प्रकृति की वातावरण में और प्रकृति की गोद में, यानी कि बच्चे पर जो है कोई किताबी रटंती विद्या का विरोध करते, इसलिए वो प्रकृतिवादी भी थे। तो उनके मुख्य रूप से 3 दर्शन उनके यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनकी शिक्षा दर्शन में। आगे देखते हैं ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर का मतलब होता है शरीर श्रम का सिद्धांत। शरीर श्रम का सिद्धांत गांधी जी क्या कहते हैं, बौद्धिक और शारीरिक श्रम के बीच की खाई को पाटना। जो काम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो काम या श्रम नहीं करता उसे खाने का भी अधिकार नहीं है। बाइबल रस्किन से प्रभावित थे ये, बाइबल रस्किन की किताब पढ़ते थे उससे प्रभावित थे कि जो व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता या जो व्यक्ति कामचोर है या मेहनत नहीं करता तो उसे खाने का भी अधिकार नहीं है, गांधी जी कहते थे। और गांधी जी बौद्धिक और शारीरिक श्रम के बीच की खाई पाटने की बात करते हैं, यानी कि आदमी को जो है, जो बुद्धिमान आदमी है तो उसे शारीरिक श्रम से भी जो है नहीं जी चुराना चाहिए, जितना हो सके उसे श्रम करना चाहिए। श्रम की गरिमा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को हाथ गंदे करने में शर्म महसूस ना कराए, यानी कि कोई ना सोचे कि ऐसी शिक्षित व्यक्ति से कोई फायदा नहीं कि वो अपने हाथ गंदे करते हुए या अपने आसपास साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई के लिए भी वो जो है शर्म महसूस करे। और यह समाज में वर्ग भेद को मिटाने का एक साधन है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति के ही लोग या फला जाति के लोग ही साफ सफाई करेंगे, स्वर्ण कास्ट या जो आपकी मध्यम वर्गीय लोग हैं वो साफ सफाई नहीं करेंगे। यानी कि हर किसी को साफ सफाई भी करनी है, हर किसी को पढ़ाई लिखाई भी करनी है। साफ सफाई करने में या अपनी गंदगी साफ करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए किसी को भी। इसलिए गांधी जी स्वयं टॉयलेट साफ करते थे और उनका कहना था कि जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके वहां पर जो है अधिकारियों को हटाकर, उन अधिकारियों के नीचे जो कर्मचारी हैं उन्हें हटाकर खुद जो है रोजमर्रा के कार्य जो है स्वयं जो है व्यक्ति को करने देने चाहिए, गांधी जी का मत था। इसके देखिए परीक्षा उपयोगी क्या है, रस्किन की पुस्तक यूनिटो दिस लास्ट का गहरा प्रभाव था उनके ऊपर, ये पूछी गई है। और टोल्स्टॉय फॉर्म दक्षिणी अफ्रीका में था, इसका प्रयोग शुरू किया गया था। और एनईपी 2022 में जो 2020 एनईपी आई है उसमें व्यावसायिक शिक्षा और नैतिक आधार जो है यहाँ से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। आज जो हम स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट की बातें जो है गांधी जी ने वर्धा योजना यानी कि 1837 में ही उन्होंने कर दी थी अपनी शिक्षा नीति में, अपने शैक्षिक दर्शन के माध्यम से। न्यायधारिता का सिद्धांत भी यहां पर देख लेते हैं। न्यायधारिता का सिद्धांत में क्या है, संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होती, ईश्वर या समाज की धरोहर होती है। यानी कि जो संपत्ति है आपकी किसी की व्यक्ति की, आप अपनी की कोई निजी मान लें, वो निजी नहीं है, वो जो है आपको समाज ने या ईश्वर ने आपको दी है केवल उसकी रखवाली करने के लिए। धनवान विद्वान व्यक्ति उस संपत्ति का केवल ट्रस्टी है, यानी कि रक्षक है। हम जो भी धनवान है या विद्वान है या कोई किसी पद पे है तो उस संपत्ति का या उस प्रॉपर्टी का जो है हम रक्षक हैं केवल, ना कि उसके मालिक, क्योंकि एक ना एक दिन सबको यहां से जाना है। अब यहां पर जो है कुछ बातें हैं, कुछ श्लोक हैं, ये आ जाते हैं, जैसे कि ईश्वर स्योपानिषद का मंत्र है यहाँ पर, तेन तक्षतेन भुजिदा, त्याग के साथ उपभोग करना है, यानी कि हमें जो है त्याग के साथ उपभोग करने, त्याग करने की आदत भी होनी चाहिए। शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसका, विद्या और कौशल का उपयोग समाज हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ में नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई विद्या आपसे आती है और कोई कौशल आपसे आता है तो उसका उपयोग जो है समाज के हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के में नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को डॉक्टरी या चिकित्सा आती है, कोई ऑपरेशन करने में माहिर है या कोई किसी बीमारी का इलाज करने में माहिर है, उससे कोई विद्या आती है
तो उस विद्या का योग जो है, ये मतलब उसका प्रयोग जो है वो समाज के लाभ के लिए, समाज के हित के लिए होना चाहिए, ना कि उसे खुद के स्वयं के पैसा कमाने का साधन बनाना है। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि शिक्षा शैक्षिक निहितार्थ में विद्या और कौशल का उपयोग समाज हित में होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न कुछ आते हैं। यह सिद्धांत मार्क्सवाद के हिंसक वर्ग संघर्ष का अहिंसक विकल्प है, यानी कि जो समाजवाद में हिंसक जो वर्ग संघर्ष बताया है मार्क्सवाद ने, तो उसका जो विकल्प यहाँ पर निकल कर आता है, अहिंसक विकल्प यहाँ पर निकल कर आता है। अपरिग्रह इसी का एक अंग है। स्कूल प्रबंधन में इसका अर्थ मुनाफाखोरी का अभाव है, यानी कि जो लोग स्कूल में या स्कूल प्रबंधन जो है शिक्षा को बेचकर मुनाफे के चक्कर में आकर शिक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये सिद्धांत जो है यहाँ पर आता है। और जो है इसके माध्यम से जो है आजकल जो प्रबंधन समिति या स्कूल के प्रबंधक या जो स्कूल हैं वो एक मुनाफे के चक्कर में बच्चों को जो है ज्ञान से दूर कर रहे हैं। तो इस बात को यहाँ पर गांधी जी ने उजागर किया था। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तत्कालीन व सर्वोच्च उद्देश्य यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी ने उद्देश्यों को 2 स्तरों पर रखा है। तत्कालीन उद्देश्य में जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए, और सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, आत्मबोध यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि जो तत्कालीन उद्देश्य है, तो सबसे पहला तो उद्देश्य यही है गांधी जी की शिक्षा की, कम से कम जीवन को जीने योग्य बना लो, कि हमें 2 वक्त के खाना, 2 कपड़े और रहने होने का जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा किया जाए। उसके बाद जो है सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा का क्या है, लास्ट उद्देश्य है कि आदमी को आत्मबोध होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध कराना ही जो है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए अज्ञान, गरीबी और परतंत्रता से। यानी कि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, गरीब है, परतंत्र है यानी कि गुलाम है, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो है शिक्षा है। चरित्र निर्माण, इससे उन्हें साक्षरता से अधिक महत्व दिया है, यानी चरित्र निर्माण पर गांधी जी बहुत महत्व देते थे। साक्षर होने से पहले ही व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा पंडित से अच्छा है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चरित्रवान हो, तो वो उससे श्रेष्ठ है जो पढ़ा लिखा वेदों का ज्ञाता है और वो उसके अंदर चरित्र का जो है हनन है या चरित्र की जो है कमी है, यानी कि अच्छे चरित्र का नहीं है और उसे सब ज्ञान है, तो वो जो है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है, तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा होता है। परीक्षा उपयोगी विश्लेषण, सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षा को भारतीय संस्कृति के संरक्षण का कार्य करना चाहिए। और नागरिकता उद्देश्य, ये एक अहिंसक और लोकतांत्रिक समाज के लिए नागरिक तैयार करने चाहिए। तो ये सांस्कृतिक उद्देश्य थे। अब जो है यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी के यहाँ पर बात करते हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक केवल सूचना देने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि एक आदर्श यानी कि रोल मॉडल होना चाहिए। ये नहीं केवल हमने आपको जानकारी दे दी और आपका जो है काम चल गया, नहीं, शिक्षक को पहले एक रोल मॉडल, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे उसके जो है अनुपालन करे, उस जैसा बने। शिक्षक को वही करना चाहिए जो वह छात्रों से करवाना चाहता है, यानी छात्रों को वो अच्छा बनाना चाहता है तो खुद भी अच्छा रहे, अपने आप भी सत्य बोले, चरित्र निर्माण अच्छा करे, तभी तो वो शिक्षकों को जो अपने बच्चों को अच्छे से जो है समझाएगा, अच्छे से उनके सामने रोल मॉडल करेगा। अनुशासन की अवधारणा, दमनात्मक अनुशासन यानी कि रिप्रेसेशन का विरोध किया है, यानी कि दमन करके हमें किसी बच्चे को या किसी बालक को डराना धमकाना नहीं है, उसका विरोध करते हैं। मार तोड़ दंड का जो है वो विरोध करते हैं। तो वे सिर्फ आत्म अनुशासन की बात करते हैं। गांधी जी ने कहा है कि बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य पे जो है वो जोर देते हैं। और शिक्षक जो होना चाहिए वो मित्र के भांति, दार्शनिक के भांति और मार्गदर्शक के भांति होना चाहिए, यानी कि शिक्षक जो है बच्चे से मित्रता और मार्गदर्शक और दार्शनिक फिलोसफर चिंतन करके जो है बच्चे का जो मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा उपयोगी विश्लेषण क्या है, शिक्षा को भी शिल्प का ज्ञान होना चाहिए, यानी जो टीचर है उसे कम से कम शिल्प का तो ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा और शारीरिक दंड पूर्णतः वर्जित था, यानी शिक्षा में शारीरिक दंड की जो है पूर्णतः यहाँ पर विराम यानी कि खत्म करने को गांधी जी कहते हैं। अगली बात यहाँ पर देख लेते हैं, नई तालीम की सीमाएं क्या थी, यानी कि आलोचना भी यहाँ पर है कुछ। इतना आदर्शवादी होने के बावजूद यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। संतुलन का अभाव था। अकादमिक ज्ञान अक्सर
शिल्प के बोझ तले दब गया। यानी कि जो पढ़ाई लिखाई वाली बात थी, अकादमिक ज्ञान था, वो सिर्फ जो है कला और मतलब कि जो शिल्प था, जो क्राफ्ट शिक्षा थी, हर टाइम कच्चा माल लाना, बनाना, तोड़ना, इन चीजों में रह गया। बाकी ज्ञान का जो है, जो एकेडमिक ज्ञान था, जैसे आपको कोई ग्रंथों का ज्ञान है, आपको जो है गणित विज्ञान या और विषय थे, उनका जो है यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। कच्चे माल की बर्बादी, अब छोटे बच्चे थे तो कच्चे माल की बर्बादी करते थे, उनके बनाए द्वारा उत्पाद जो है बाजार में बेचने योग्य नहीं होते थे। मध्यम वर्ग के लोग इस चीज का विरोध करते थे। जो लोग पैसे वाले थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, वे कहते थे गरीबों की शिक्षा है, व्यवस्था है, हम जो है इस जो इन बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे। इस तरीके से यहाँ पर विरोध किया जाता था। परीक्षा उपयोगी जो चीजें हैं, तकनीकी युग के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। यानी कि अब टेक्नोलॉजी आ रही थी धीरे धीरे, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हैं एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है यहाँ पर जो है गड़बड़ी थी। बेस केवल जो है एक लोकल स्तर पर ये काम कर रहे थे, उन्हें प्रोफेशनल स्तर पर तक नहीं ले जा पा रहे थे। शिक्षकों की कमी थी। अब जो शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए थे, इनकी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार वो शिल्प का ज्ञाता है, क्राफ्ट एजुकेशन भी उससे आनी चाहिए था, और अकेडमिक ज्ञान, दोनों में निपुण होना चाहिए था। और इन दोनों चीजों में निपुण शिक्षक जो है नहीं मिल पा रहे थे। किसी को कोई पढ़ाईगिरी का काम आता था तो वो एजुकेशन से संबंधित यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम नहीं करवा सकता था। कोई जो है बर्तन बढ़ाने का काम बता सकता था तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं, यानी कि एक तरीके से जो हुनर वाला व्यक्ति था वो एकेडमिक ज्ञान नहीं दे पा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी जो है आलोचना या सीमाएं कह सकते हैं इसे आप। एनईपी 2020 और गांधीवादी चिंतन को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई तालीम के सिद्धांतों की फिर से वापसी हो गई है। कैसे? शिल्प केंद्रित शिक्षा को अब कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट कहा जा रहा है। तो यहाँ पर गांधी जी की जो बेसिक या तालीमी शिक्षा थी, तो वो जो है नई तालीमी शिक्षा जो है यहाँ नई एनईपी 2020 में दिखाई देगी। एनईपी प्रावधान जो है कक्षा 6-8 में था, और बैग लेस डोज छात्र बढ़ाई माली कुम्हार के साथ इंटर्नशिप करेंगे नई शिक्षा नीति में। और लोक विद्या में क्या है, स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। परीक्षा उपयोगी बात क्या, मातृभाषा में शिक्षण कक्षा 5 तक होगा, जो गांधी जी का भी आग्रह था। और सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी का 3S मॉडल यहाँ पर लागू किया गया है एनईपी 2020 में। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अगली स्लाइड, अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है? अनुभवात्मक अधिगम में क्या होता है, गांधी जी का करके सीखना, आज का एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जो यहाँ पर बात करते हैं। यानी कि गांधी जी कहते हैं कोई भी चीज करके सीखनी चाहिए, यानी कि वो जो है रटने वाली बजाय कोई चीज रट के यानी कि सुन के की बजाय सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखने में को जो है अधिक महत्व देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोब का मॉडल जो है गांधी जी की बातों से एग्री करता है। क्लोब का मॉडल क्या है? क्लोब महोदय कहते हैं कोई चीज है, मूर्त अनुभव हुआ, यानी हमने कोई चीज देखी, जैसे हमने चरखा देखा, हमने चिंतनशील अवलोकन किया, मतलब कि हमने उसे देखा, उसका अवलोकन किया, उस पर विचार किया, उसे चला उला के देखा, तो हमने जो उसमें कमियां पाई उनको जो है सही से देखा, उन पर जो है सोच विचार किया, अमूर्त अवधारणा बनाई और नया सिद्धांत बनाया कि हम इसे इस तरीके से भी इसमें सुधार कर सकते हैं। और जो हमने सिद्धांत या नियम बनाए जो, तो उसने क्या किया, हमने सक्रिय प्रयोग कर दिया, यानी कि सुधार कर दिया। जो की चीज हमने देखी पहले, फिर उसमें चिंतन अवलोकन किया, इसमें ये कमी है, फिर हमने उन कमियों को दूर करते हुए एक सिद्धांत बनाया, उन सिद्धांतों का प्रयोग किया, तो जो कमियां थी यहाँ पर जिस चीज में, वो यहाँ पर आकर वो सुधार के यहाँ पर देखने को मिल गया। अब परीक्षा उपयोगी विश्लेषण क्या है? एनईपी 2020 का अध्याय 4 इसी शिक्षण शास्त्र पर केंद्रित है, क्लोब के मॉडल और गांधीवादी मॉडल पे। यह रटने की जगह अवधारणात्मक समझ की बात करते हैं, यानी कि हमें जो है बच्चों को रटाना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है प्रैक्टिकल के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, उसके अंदर अमूर्त चिंतन का जो है यहाँ पर हम विकास करना है। तो ये जो है यहाँ पर बात आती है। अब निष्कर्ष क्या है आज की जो इसकी प्रासंगिकता है, सतत विकास के लिए गांधी जी की शिक्षा अनिवार्य है, गांधी जी की विचारधारा अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन के दौरान हस्तशिल्प और संयम महत्वपूर्ण है। वैश्विक नागरिक तैयार करना महत्वपूर्ण है। गांधी जी की शिक्षा राष्ट्रवाद के ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाती है। सर्वोदय यानी समावेशी शिक्षा का यहाँ पर आधार है, यानी कि सबको साथ सबका विकास, यानी कि सबको पढ़ाना है, चाहे वो वंचित वर्ग का हो, चाहे वो
दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो क्रिएटिविटी भी, मतलब सभी बच्चों को पढ़ाना है, सभी बच्चों तक जन जन तक जो है शिक्षा जानी चाहिए। और परीक्षा उपयोगी विश्लेषण क्या है, गांधी जी एक ऐसे शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने स्कूल की दीवारों को तोड़कर समाज को ही स्कूल बनाया, और यह शिक्षा बेरोजगारी और चरित्रहीनता दोनों का समाधान करती है। तो आज हमें इस ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो हमें बेरोजगारी को तो दूर करे ही करे, हमारे अंदर चरित्रहीनता को भी कम करे। जो आज की पीढ़ी में चरित्रहीनता दिखाई दे रही है, जो आपके साहित्य, अहिंसा, चरित्र की जो कमी दिखाई दे रही है, उन सब चीजों को दूर करे और साथ ही साथ हमारी बेरोजगारी को भी दूर करे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे लिए गांधी जी ने उस समय पर सोच ली थी, आज एनईपी में भी उसको कुछ तरीके से इम्प्लॉय जो है यहाँ इम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।